एक राजनेता के रूप में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य में जनता के साथ जुड़ा रहना मेरा कर्तव्य है। शादी विवाह हो या गृह प्रवेश, जात जरूरला हो या तीये की बैठक, समाजों के कार्यक्रम हो या विधानसभा की कार्यवाही, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में भागीदारी, आम जन की छोटी बड़ी समस्याओं का निराकरण, विकास के कार्यों का संपादन, ये सब एक जनप्रतिनिधि व राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा दायित्व है। अपने इन 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में न केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर बल्कि राज्यव्यापी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ और राजस्थान के समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ आत्मीय संबंध विकसित हो गए। इन संबंधों को निभाना न केवल मेरा फर्ज है बल्कि इसमें मुझे बहुत आनंद भी मिलता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच्चाई है कि इस सामाजिक राजनीतिक जीवन की आवश्यकताओं के कारण चिंतन मनन का समय मिलना कम हो गया है। फिर भी कभी कभी समय निकाल ही लेता हूँ। थोड़ा अकेला बैठता हूँ, थोड़ा अपने आप के साथ बैठता हूँ और विचार करता हूँ कहाँ से मैंने अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, किन किन संघर्षों चुनौतियों का सामना किया। आकलन करने लगता हूँ कि अपने साथी कार्यकर्ताओं के कितना काम आ पाया, कि अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ काम कर पाया या नहीं, आम जनता के बीच आम जनता का आदमी बनकर रह पाया या नहीं, समाज और राष्ट्र को कितना योगदान दे पाया, कहाँ से चला था, आज किस स्थिति में हूं, आगे क्या करना है। वे कौन से सिद्धांत थे, कौन से आदर्श थे जिन्होंने अपनी ओर खींचा, वे कौन लोग थे जिन्होंने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, मार्गदर्शन किया, वे कौन लोग थे जिनका जीवन इतना प्रेरणादायी था कि उनके एक आह्वान पर मैं अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता था। ये सब बड़े प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास अपने आप में एक साधना है। एकाग्रता चाहिए, समय चाहिए, भाग दौड़ से मुक्त शांत वातावरण चाहिए। आज के जीवन की ये जो भाग दौड़ है, इसमें शांत बैठकर विचार करने का समय, चिंतन मनन करने का समय मिलना भी दुर्लभ होता जा रहा है। विचारों का प्रवाह कभी कभी पीछे की ओर मुड़ जाता है। मानस पटल पर पुरानी स्मृतियां तैरकर सामने आने लगती है। इमरजेंसी के दिनों की याद ताजा हो जाती है। शादी हो चुकी थी। अखिलेश 6 माह का मेरे गर्भ में था। इन्होंने आपातकाल का विरोध करने के लिए अपना वकील का काला कोट उतार फेंका था। पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर जेल ले गई थी। वह जेल क्या थी, यातना घर था। इन्हें इतनी यातनाएं दी गई कि जयप्रकाश नारायण सहित पूरे देश में मीसा में बंद राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उसके विरोध में अनशन किया। आजादी के बाद देश के लिए, लोकतंत्र के लिए यह बहुत बुरा समय था। देश तानाशाही का शिकार था। लाखों माताएं, बहनें, बच्चे, भाई, पति जेलों में बंद कर दिए गए थे। कठिन समय था, लेकिन इन्होंने भारत माता की सेवा को अपना जीवन का आदर्श बनाया था। तो इस तपस्या में मैं इनके साथ खड़ी थी। जब भी उन लोगों की याद आती है जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, याद नहीं सही, तो उनके प्रति मन कृतज्ञता से भर जाता है। हृदय में धन्यता का भाव और प्रेम का भाव उदित हो जाता है। जेल में भूत यातनाएं सही, लेकिन मेरे जीवन की बड़ी खुशखबरी भी मुझे उसी समय मिली। 23 फरवरी 1976 को अखिलेश का जन्म हुआ और जेल में मिठाई बांटी गई। कई बंदियों को तो 8-10 महीने बाद जेल में मिठाई का स्वाद चखने को मिला। मैं उस समय जेल से तो बाहर आ गया था, लेकिन भूमिगत था। लोकतंत्र में सिद्धांतों के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़नी आवश्यक है। 1975 में आपातकाल में ऐसी ही एक लड़ाई लड़ी थी। विरोध के कारण जेल जाना पड़ा और अमानवीय यातनाएं सही। यह संघर्ष सत्ता के लिए नहीं था। सत्ता तो दूर की बात है। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि कभी जेल के बाहर भी आ पाऊंगा या नहीं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए और व्यवस्था में परिवर्तन का संघर्ष था। अन्याय और निरंकुशता के खिलाफ झंडा उठाया था।
स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों के स्वाभिमान के लिए साथियों के साथ मिलकर संघर्ष किया था। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मन में बहुत संतोष होता है कि वह संघर्ष सफल रहा। तानाशाही को हारना पड़ा, लोकतंत्र पुनः कायम हुआ और देश में और राज्य में राष्ट्रवादी राजनीति और शक्तिशाली हुई। आंदोलन और संघर्ष इन्हें विरासत में मिले। किसी राजनीतिक सिद्धांत की रक्षा के लिए आंदोलित होकर जेल में जाने वाले ये हमारे परिवार के पहले व्यक्ति नहीं थे। 1948 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पहला प्रतिबंध लगा तो उसके विरोध में हमारे ताऊजी श्री पृथ्वीराज जी तिवारी सहित परिवार के 5 लोग जेल में गए थे। इमरजेंसी में जब दूसरी बार संघ पर प्रतिबंध लगा तो इनके सहित हमारे परिवार के 7 लोग जेल में गए। भारत की आत्मा को अपना इष्ट मानकर तीसरी पीढ़ी में मेरे बच्चे अखिलेश और आशीष भी सत्य के लिए सत्ता से संघर्ष का ही मार्ग चुन रहे हैं। इसे मैं परमात्मा की असीम अनुकंपा ही मानती हूँ। पिताजी, एक बात हम सभी को हमेशा बताते हैं कि स्वतंत्रता की मशाल हर पीढ़ी को जलाए रखनी पड़ती है। उन्होंने अपने जीवन में इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया है और निभा रहे हैं। जो जिम्मेदारी मेरी पीढ़ी को मिली है उस जिम्मेदारी को मुझे पूरी निष्ठा से निभाना है। फिर चाहे मेरा योगदान भगवान राम के लिए सेतु निर्माण करती उस गिलहरी जितना ही क्यों न हो, लेकिन पिताजी कहते हैं कि मेरे इस छोटे से योगदान पर भी देश का भविष्य निर्भर करता है। इसके भी पीछे देखता हूँ तो लगता है कि राजनीतिक जीवन नियति के रूप में प्राप्त हुआ। 7वीं कक्षा में जब कुछ समझ ही नहीं थी तब सीकर के श्री कल्याण संस्कृत महाविद्यालय में छात्रों के हितों की रक्षा के लिए बनी छात्र हितैषणी सभा का पदाधिकारी बन गया। कॉलेज के प्रथम वर्ष में श्री कल्याण महाविद्यालय सीकर में पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी के रूप में कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी बन गए। अपने 40 वर्षों के साधनामय राजनीतिक जीवन में पिताजी ने आपातकाल भी भोगा। वे लड़े भी, उन्होंने अनेकों आंदोलन भी किए, कई बार वे जेल भी गए, पक्ष प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। सरकार में कई प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी उन्होंने विलक्षण सफलता के साथ निभाई। लेकिन उनके कार्यों के मूल में जो सिद्धांतों और विचारधारा के प्रति निष्ठा की लौ सदैव जागृत रही, उसने मुझे जीवन में सबसे अधिक प्रेरणा दी। मन में यह प्रश्न आता है कई बार कि कैसे उन्होंने इतने लंबे समय तक और आज के समय में भी अपने व्यक्तिगत लाभ हानि की सोच से ऊपर उठकर यह संघर्ष किया। वो क्या है जो उन्हें प्रेरणा देता है? निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम नधीरा। कि अगर बड़े बड़े तथाकथित नीति निपुण भी चाहे निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए या चली जाए, यहाँ तक कि मृत्यु भी आज आ जाए कि एक युग के बाद आए, न्याय के पथ पर चलने वाले धीर पुरुष कभी अपने पद से विचलित नहीं होते। न्याय के पथ पर चलने वाला व्यक्ति अगर व्यक्तिगत लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश के बारे में सोचने लगे तो फिर न्याय के पथ पर नहीं चला जा सकता। न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो का भाव रखकर ही काम करना पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में न्याय के प्रति मेरी प्रतिबद्धता ही मेरी प्रेरणा का स्रोत है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी दृष्टि, मेरे विचार, मेरे कार्यों में न्याय का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। आज मुझे सार्वजनिक जीवन में करीब 50 वर्ष का समय हो गया है। इसमें चैतन्य होकर राजनीति करते हुए 40 वर्ष हो गए हैं। इन वर्षों को मैं एक कठिन साधना के रूप में देखता हूँ। इन्हें मैं 40 वर्ष की राजनीतिक तपस्या के रूप में देखता हूँ। आर्थिक दृष्टि से एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ। पिता श्री शिवालाल जी तिवारी माँ भगवती के उपासक थे। घंटों पूजा पाठ और स्वाध्याय में संलग्न रहते थे।
वे केवल जन्म से ही नहीं, कर्म से भी और ज्ञान से भी ब्राह्मण थे। उन्होंने सदैव यही कहा, व्यक्ति वास्तविक अर्थों में तो अपने ज्ञान और कर्म से ब्राह्मण बनता है। उनसे मैंने सीखा कि विषम से विषम परिस्थिति में भी स्वाभिमान का जीवन कैसे जिया जाए। उन पर कितने ही आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक संकट आए हों, उन्होंने पैसों के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए कभी अपने मानव स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। पिताजी की बुआ, जो अब 104 वर्ष की हो गई है, वो हमें बताती है कि पिताजी जब 6 वर्ष के थे तब उनकी माँ, हमारी दादी का साया उनके सर से उठ गया। उन्हें खूर गांव में उनके नाना नानी ने पाला पोसा। हमारे दादाजी का परिवार जितना सामान्य था, पिताजी के नाना जी श्री दिलसुख राय जी मिश्र का परिवार उतना ही समृद्ध। पिताजी की नानी श्रीमती जवाहर देवी ने उन्हें गीता के श्लोक, रामचरितमानस की चौपाइयाँ, भक्ति मार्ग के संत कवियों के दोहे और पौराणिक कथाएं कंठस्थ कराई। पिताजी हमें बताते हैं कि उनके नाना जी तो अजात शत्रु ही थे। उनको सभी स्नेह और सम्मान की दृष्टि से ही देखते थे। पिताजी ने उनसे मानव व्यवहार में दया, करुणा और उदारता का महत्व समझा, जिसे पिताजी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पाठ मानते हैं। इस बात से मेरे मन में बहुत बड़ा संतोष है कि जिन जीवन मूल्यों से प्रेरित होकर सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में लगा, ईश्वर की कृपा से समय के साथ मुझ में वे जीवन मूल्य और संवर्धित ही हुए हैं। मन में यह भी संतोष है कि मेरे बच्चे भी भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन मूल्यों से प्रेरित होकर अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। आज के ज़माने में ईश्वर की कोई कम कृपा नहीं है। अपने व्यक्तिगत जीवन से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि कितना लंबा सफ़र तय कर लिया है, मगर आगे की ओर देखता हूँ तो लगता है कि ये तो केवल एक शुरुआत भर है, कितना कुछ है करने के लिए। हमारे देश में चारों तरफ एक राजनीतिक संकट का सा वातावरण बनता दिखाई देता है। राजनीति का लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति और सत्ता की प्राप्ति से पैसा और फिर उस पैसे से पुनः सत्ता की प्राप्ति, इसमें सिमटता जा रहा है। कुटिलता, षड्यंत्रों का जाल फैलता जा रहा है। जिसका बस चलता है वही लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपना पद, प्रभाव, सत्ता बनाना चाहता है या फिर बनाए रखना चाहता है। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। इस बार जो बर्बरता का प्रहार हो रहा है वह भीतर से है। इससे हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि कोई भ्रष्ट नेता हमारा प्रतिनिधि नहीं बन पाए। अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बने, राजनीति का शुद्धिकरण हो, यह इस युग की मांग है। आप कहते हैं कि राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए, कि अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, पर अच्छे राजनेता से आपका क्या तात्पर्य है? अच्छे राजनेता से मेरा तात्पर्य है क्षमतावान, कर्तव्यपरायण और धर्मशील राजनेता। राजनीति में केवल भला होना ही पर्याप्त नहीं है, भला होने के साथ साथ क्षमतावान होना भी आवश्यक है। ईमानदार होने के साथ साथ कार्य कुशल होना भी आवश्यक है। लेकिन केवल कार्य कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। कार्य कुशलता के साथ ही आवश्यक है कि व्यक्ति में अपने कर्तव्य को पूरा करने की लगन भी हो, कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पूरा करने में सदैव रत रहे। व्यक्ति भला हो और साथ ही कार्य कुशल भी हो, व्यक्ति कार्य कुशल हो और साथ ही कर्तव्यपरायण भी हो। राजनीति तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति या तो कर्तव्य की आड़ में या कर्तव्य के प्रति अंधी निष्ठा के कारण अन्याय और असत्य के साथ भी खड़ा हो जाता है। कर्तव्य की आड़ में दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया। अंधी कर्तव्य निष्ठा के कारण गंगापुत्र भीष्म जैसा व्यक्ति दुर्योधन की सेना का सेनापति बन गया। हाँ, ठीक कहा।
अनुशासन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि व्यक्ति दुशासन बन जाए। अंधी कर्तव्य परायणता के कारण व्यक्ति सत्य असत्य, नीति अनीति, न्याय अन्याय का विवेक करना छोड़ सकता है। इस प्रकार की विवेक शून्य कर्तव्य परायणता कई बार यह भी नहीं देखती कि जड़ों पर ही आघात प्रारंभ हो गया है। इसलिए क्षमतावान और कर्तव्य परायण होने के साथ ही आवश्यक है धर्मशीलता। धर्मशील व्यक्ति सात्विक बुद्धि से सत्य असत्य, नीति अनीति, न्याय अन्याय का विवेक करता है। वह जड़ों को बचाता है, जड़ों को सींचता है। सत्य असत्य, नीति अनीति और न्याय अन्याय के बीच निर्णय करना तो सरल है, लेकिन जब एक राजनेता धर्म संकट में होता है, जहां उसे दो सही चीजों में से एक को चुनना पड़ता है, जब उसके सामने दो बराबर के धर्म खड़े हों जिनमें से उसे एक को चुनना है, तब वहां उसका कार्य सरल नहीं है। बिल्कुल सही कहा, वहां निर्णय सरल नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि राजनेताओं के लिए केवल धर्मशील होना भी पर्याप्त नहीं है। जब व्यक्ति धर्म संकट में होता है तब उसका व्यक्तिगत विवेक और दर्शन भी कार्य नहीं करता। यहाँ आकर धर्मशीलता भी सीमित हो जाती है। अर्जुन के सामने महाभारत के युद्ध में यही संकट था। इसलिए भगवान ने उसे कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। धर्मशीलता के आगे है भगवान के शरणागत होकर कार्य करना, निमित्त मात्र हो जाना। भगवान के संकल्प का निमित्त मात्र बनकर व्यक्ति राजनीति में कार्य करे, यह राजनीतिक शुचिता का गहरा अर्थ है। एक अच्छा राजनेता न केवल एक बड़ा व्यक्ति होगा, बल्कि वह क्षमतावान, कर्तव्यपरायण और धर्मशील भी होगा। ये सब होने के साथ साथ वह भगवान के दिव्य संकल्प का निमित्त मात्र होकर कार्य करेगा। इसलिए राजनीति एक तपस्या है। आदरणीय श्री किरीट जोशी, जो कि श्री अरविंद के शिष्य हैं, उनके अनुसार सत्ता और शक्ति व्यक्ति को उस दिव्य सत्ता से एक न्यास के रूप में, एक ट्रस्ट के रूप में प्राप्त होती है। राजनेता स्वयं में केवल एक न्यासी ट्रस्टी है। एक ट्रस्टी के रूप में उस दिव्य सत्ता की पृथ्वी पर स्थापना का कार्य राजनेताओं का है। एक दिव्य भारत का निर्माण, ऐसा संकल्प भारत के राजनेताओं का होना चाहिए। भारत के गौरवमयी भविष्य का संघर्ष अभी बाकी है। आजादी के मतवालों ने आजादी के साथ जुड़े जो स्वप्न देखे थे, वे अभी अधूरे हैं। इसलिए उन स्वप्नों को पूरा करने की दिशा में मेरी पीढ़ी को जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को मुझे पूरी निष्ठा से निभाना है। मेरी दृष्टि में नए सिरे से एक राजनीतिक लड़ाई लड़नी आवश्यक है। 3 महत्वपूर्ण शब्द ध्यान में आते हैं जिन्हें केंद्र में रखकर ये लड़ाई लड़ी जाए। ये शब्द हैं शुचिता, सुरक्षा और स्वाभिमान। राजनीतिक शुचिता, राज्य के समाज और संपदा की सुरक्षा एवं मानव स्वाभिमान। आज देश में और राज्य में इन 3 विषयों को लेकर उठ खड़े होने की आवश्यकता है। जब इन राजनीति के गलियारों में मानव स्वाभिमान, राज्य के समाज और संपदा की सुरक्षा और राजनीतिक शुचिता की बात करता हूं, तो लगता है कि दीवारों से बात कर रहा हूं, कि सुनने में बात गुम हो रही है। इसलिए मैंने अपना शेष बचा जीवन मानव स्वाभिमान की स्थापना के लिए, राज्य के समाज और संपदा की सुरक्षा के लिए और राजनीतिक शुचिता की स्थापना के लिए लगाने का संकल्प किया है। आजादी के सिपाहियों के स्वप्न अब मेरे खुद के स्वप्न हैं। मैं लड़ूंगा राजनीतिक शुचिता के लिए, राज्य के समाज और संपदा की सुरक्षा के लिए। मैं लड़ूंगा राज्य के सभी वर्गों के स्वाभिमान के लिए। इस संघर्ष में अगर कोई मेरे साथ जुड़ता है तो उसे साथ लेकर लड़ूंगा, अगर कोई साथ नहीं देता है तो उसके बिना लड़ूंगा, और अगर कोई विरोध करता है तो उसके विरोध के बावजूद लड़ूंगा।
कि भारत के भविष्य के लिए, भारत के बच्चों के भविष्य के लिए मेरा यह संघर्ष जारी रहेगा। उठो, शुचिता के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए।